हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गार्गी क्लासेस। डेट है आज की 19 दिसंबर 2020 और देख लेते हैं इंडियन एक्सप्रेस के इम्पोर्टेंट न्यूज़ जो आज अभी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। देखो, सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ है जिसमें से हम कुछ एक्सर्प्ट कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स पिक करेंगे वो है हाथरस केस से रिलेटेड, जो अभी सीबीआई ने इन्वेस्टिगेट करके पता किया है कि वो एक गैंगरेप था, जबकि यूपी पुलिस ने ये क्लेम किया था कि वो गैंगरेप नहीं था। ठीक है, तो ये तो थोड़ा सा वो हो जाएगा कॉन्ट्राडिक्शन कि हाँ, पुलिस की फंक्शनिंग का क्या काम हो रहा है कि पुलिस ने क्या क्लेम किया और रातों रात ही फिर उनको क्रिमेट कर दिया था। जो हाथरस केस गैंगरेप की जो विक्टिम थी उसको रातों रात ही उसको जला दिया गया था। ठीक है, तो सीबीआई को हैंडओवर किया गया था ये केस, तो सीबीआई ने अपनी तरफ से चार्जशीट दायर की है, तो देखेंगे इस आर्टिकल को। इसके अलावा अगर आप देखोगे इस पेज पे, फ्रंट पेज पे इंपॉर्टेंट आर्टिकल की बात करें तो फिर इंपॉर्टेंट आर्टिकल आ जाता है ये वाला। सुप्रीम कोर्ट ने आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट के एक ऑर्डर को स्टे कर दिया है, ये कह के कि ये अपने आप में डिस्टर्बिंग फैक्ट है, क्योंकि जो कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रेकडाउन को लेकर के हाई कोर्ट जो था आंध्र प्रदेश का, उसने स्टेट गवर्नमेंट के अगेंस्ट में कुछ ऑर्डर्स डिक्लेयर किए थे। ठीक है, तो उस बात को लेकर के फिर आंध्र प्रदेश की जो गवर्नमेंट है, ठीक है, वो पहुंच गई सुप्रीम कोर्ट में, और वहां पर जैसे ही उन्होंने पिटीशन दायर की तो फिर बाद में सुप्रीम कोर्ट ने एक बार हाई कोर्ट के ऑर्डर पे स्टे लगा दिया। तो इसमें पूरे कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस देखेंगे कि किस तरीके से कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रेकडाउन को कंसिडर किया जाता है, क्या ये एग्जीक्यूटिव ऑर्डर है, जुडिशरी का क्या रोल हो सकता है, वो चीज़ें जानेंगे इस आर्टिकल में। अच्छा आर्टिकल है, ठीक है। इसके अलावा रिपोर्ट है, सॉरी वो, और इसके अलावा आप देखोगे ये जो यूपी में लव जिहाद का जो पूरा चल रहा है लॉ, ठीक है, तो इसमें कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन आ रहे हैं और राइट टू प्रिवेसी का क्या यहाँ पर फैक्टर आ रहा है जिसको इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अपहेल्ड किया है, तो ये आर्टिकल भी देखेंगे, ये भी अच्छा आर्टिकल है। तो इस तरीके से फ्रंट पेज पर हमारे सामने हम देख सकते हैं तीन आर्टिकल्स आ गए। अब सीधा हम चलेंगे एक्सप्लेन पेज पे, वहां पर इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। एक्सप्लेन पेज पे वैसे तो 3 आर्टिकल्स आए हुए हैं, बट हम आज जो बात करेंगे वो कि यूएसए में एक साइबर अटैक को अनर्थ किया गया है। दैट मीन्स अनर्थ का मतलब डिटेक्ट किया गया है। तो देखेंगे ये क्या एक ग्लोबली हुआ है, ये कोई साइबर अटैक है, तो देखेंगे किस तरीके से अटैक हुआ है, कौन सी कंपनीज इन्वॉल्व है, किस पर शक जा रहा है, पूरा प्रोविजन देखेंगे। अच्छा आर्टिकल है, पूरी डिटेल जानने की कोशिश करेंगे। बाकी जो 2 आर्टिकल है वो बिल्कुल भी काम के नहीं, आप एक बार रीडिंग मारना चाहो तो देख लो कि किस तरीके से दोनों इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। बाकी यहाँ पर हम बात करेंगे एक आर्टिकल की। इसके अलावा अगर आगे चले हम, तो हम देखते हैं वर्ल्ड पेज पे। तो यहाँ पर एक जो ये जो न्यूज़ है, इसमें से एक इंपॉर्टेंट चीज़ है जो यहीं पे बता देता हूँ मैं, कि नाइजीरिया में अभी कुछ दिनों पहले स्कूल बॉयज़ को मतलब एक तरीके से किडनैप कर लिया था। तो वहाँ पर एक टेररिस्ट ग्रुप एक्टिवेटेड रहता है जिसका नाम है बोको हराम। ठीक है, तो ये नाम ज़रूर याद रखना, बोको हराम कहाँ से एसोसिएटेड है, तो वो हो जाएगा नाइजीरिया से। ठीक है, यही चीज़ एक इम्पॉर्टेंट थी। इसके अलावा अगर हम इकोनॉमी पेज पे चलें तो इस वाले आर्टिकल में बताया हुआ है कि आने वाला जो बजट है 2021-22 का, उसमें क्या फोकस एरियाज रहेंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के। एक तो ये, इसमें यहाँ पर हम देखेंगे कि किस तरीके से बेड बैंक को बनाने की बातचीत भी अब चल रही है। ठीक है, जल्दी से जल्दी, क्योंकि अब एनपीएज हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। तो ये दोनों के दोनों अभी सीआईआई की जो मीटिंग चल रही है जिसमें कि फाइनेंस मिनिस्टर डिस्कशन कर रहे हैं फाइनेंशियल इश्यूज़ को, कि करंट क्या इशू है, रिकवरी क्या रेट चल रही है, उन चीज़ों के बारे में। तो ये जो 2 आर्टिकल है, वैसे तो देखो एकदम डिटेल हम देखेंगे इनके बारे में। बाकी इनके अलावा देखें इस पेज पे इंपॉर्टेंट आर्टिकल की बात करें तो आरबीआई गवर्नर ने अपने स्टेटमेंट में कहा है कि रिकवरी जो है वो ना तो लगातार बनती चली जा रही है ना स्टेडी है, ऐसा नहीं कि लगातार राइज होती चली जा रही है, अप्स एंड डाउन्स है। ठीक है, दूसरा यहाँ पर ये वेस्टर्न यूनिट वाला जो एप्पल की, आप कह सकते हो कि एप्पल को जो इक्विपमेंट चाहिए होते हैं मोबाइल फ़ोन बनाने के लिए, वो इक्विपमेंट सप्लाई करने की ये कंपनी है वेस्टर्न, इसका प्लांट है बेंगलुरु में। वहाँ पे अभी लेबर लॉज के वायलेशन के चलते वहाँ की लेबर ने ही वायलेंस कर दी थी। ठीक है, तो उसको लेकर के आर्टिकल है, तो ज़्यादा काम का है नहीं। ऑस्ट्रेलिया का ये वाला लॉ, वही बात रिपीट हो रही है कि गूगल जो है वो अलग अलग प्लेटफॉर्म की न्यूज़ को अपने प्लेटफॉर्म पर दिखाता है। जैसे आप देखते हो कभी भी गूगल आप ओपन करते हैं गूगल एप्लीकेशन, तो आप देखते हो वहाँ पर न्यूज़ दिखा देता है अलग अलग न्यूज़पेपर की। तो वहाँ पर जो है अलग अलग प्लेटफॉर्म्स की,
तो उस चीज़ पर कहीं ना कहीं ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट ने ब्लेम किया कि गूगल जो दूसरे प्लेटफॉर्म्स है जो बेचारे बहुत मेहनत करके पैसा लेकर के आते हैं, फिर वो न्यूज़ कलेक्ट करते हैं, फिर उन न्यूज़ को गूगल अपने प्लेटफॉर्म पर मैनिपुलेट मतलब अपने हिसाब से शो करता है। तो उसका कहीं ना कहीं छोटे प्लेटफॉर्म जो न्यूज़ एजेंसी वाले हैं उनको फ़ायदा होना चाहिए, उसके लिए कानून लाया गया था। तो उससे रिलेटेड ये आर्टिकल है, तो ये आप ज़रूर पढ़ लेना इस वाले को। ऑस्ट्रेलियन लॉ ऑन पेइंग फॉर न्यूज़ अनवर्केबल, गूगल ने कहा। ठीक है, बाकी जो मेन चीज़ थी वो मैंने आपको बता दी। तो चलिए देखते हैं वीडियो को, पूरा डिटेल में जानते हैं एक एक आर्टिकल को। फर्स्ट जो केस है, आर्टिकल है या न्यूज़ है फ्रंट पेज पे, उसमें हम देखेंगे कि देखो कि किस तरीके से कॉन्ट्राडिक्टिंग आउटकम देखे गए हैं। कि यूपी की पुलिस ने क्लेम किया था कि 19 साल की जो दलित वुमन है वो मरी थी। ठीक है, कि और ये कहा गया था कि जो अपर कास्ट के लोग हैं उन्होंने रेप नहीं किया था, ये माना गया था पुलिस के द्वारा। बट सीबीआई ने जो अपनी चार्जशीट फाइल की है फ्राइडे को, उसमें ये बोला कि पहले गैंग रेप हुआ है और फिर उसके बाद में उसका मर्डर किया गया है। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज़ जो आती है हमारे जानने के लिए वो ये कि कौन कौन से आईपीसी के सेक्शंस यहाँ पे अप्लाई हो रहे हैं, जिनके बेसिस पे इन चारों इंडिविजुअल्स को कहीं ना कहीं जेल होगी। ठीक है, तो उसमें हम देख सकते हैं कि हाथरस केस में आईपीसी सेक्शन 376 जो कि रेप के बारे में है, 376 का क्लॉज डी है वो कहता है गैंग रेप के बारे में, 302 है वो मर्डर के बारे में है। और इसी तरीके से वो जो लड़की थी, विक्टिम थी, वो क्या SC/ST कम्युनिटी से बिलोंग करती, दलित थी। तो जो SC/ST एक्ट है उसके भी कुछ डिफरेंट प्रोविजंस लगेंगे, इनके बेसिस पे इनके अगेंस्ट में पूरी फंक्शनिंग होगी। तो ये इंपॉर्टेंट हम जान चुके हैं। बाकी चीज़ें फिर वही है पूरा का पूरा कि किस तरीके से पूरा प्रोविज़न था, क्या नहीं था, वो हमारे बिल्कुल भी काम का नहीं है। ठीक है, इसके अलावा अगर दूसरा आर्टिकल देखें हम तो ये वाला आ जाता है कि सुप्रीम कोर्ट ने आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट के ऑर्डर पर एक तरीके से स्टे लगा दिया है कि वाकई में कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रेकडाउन हुआ था या नहीं आंध्र प्रदेश में। देखो, इसको डिस्टर्बिंग बोला गया है सुप्रीम कोर्ट ने। और इसमें हुआ क्या था, आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट ने ये कहा कि हाँ, यहाँ आंध्र प्रदेश में जो गवर्नमेंट है उन्होंने प्रॉपरली काम नहीं किया, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस को फॉलो नहीं किया, तो कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रेकडाउन कंसिडर किया था उसको। तो इस चीज़ के लिए जो जगमोहन रेड्डी हैं अभी वहाँ के चीफ मिनिस्टर, उनकी गवर्नमेंट पहुँची सुप्रीम कोर्ट में और उन्होंने अपनी पिटिशन दायर की कि भाई ये चीज़ तो गलत है। तो इस बात पर ध्यान देते हुए सुप्रीम कोर्ट की जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है एस ए बोबडे, उनकी बेंच ने एक बार स्टे लगा दिया। ठीक है, कि बोले ये जो फाइंडिंग्स है ना ये कहीं ना कहीं डिस्टर्बिंग है, इनको एक बार रिव्यू पे एक बार थोड़ा ध्यान से देखने की ज़रूरत है। अब पॉइंट ये आ जाता है कि क्या यहाँ पर हमारे लिए समझने की ज़रूरत है कॉन्स्टिट्यूशनली। रिसेंटली ये तो आपको पता होगा ही, हमने एक बार डिस्कस भी किया था कि जो हाई कोर्ट है आंध्र प्रदेश का वो और जस्टिस रामन्ना का जो केस था वो, और उनके अगेंस्ट में आंध्र प्रदेश की गवर्नमेंट का इशू चल रहा था। ठीक है, उसी लाइन में आप देख सकते हो ये आगे एक एक्सटेंशन देख सकते हैं और इसमें अल्टीमेटली सुप्रीम कोर्ट ने एक बार स्टे लगा दिया इस पूरे प्रोविज़न पे कि भाई एक बार रुको कि वाकई में ये कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रेकडाउन था या नहीं। तो जो ये प्रोविज़न है ना, तो इसके लिए स्टेट गवर्नमेंट ने क्या कहा है अपनी पिटीशन में वो जानते हैं हम। तो इसमें ये कहा गया है कि आर्टिकल 356, ठीक है, जिसमें प्रेसिडेंशियल रूल की हम बात करते हैं, प्रेसिडेंट रूल की बात हम करते हैं, तो जब कोई भी स्टेट में कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी अगर फेल हो जाती है तो प्रेसिडेंट रूल अप्लाई कर दिया जाता है। उसमें क्या होता है, गवर्नर जो है वो अपनी तरफ से रिपोर्ट सबमिट करता है प्रेसिडेंट को, या फिर जो स्टेट है, या फिर किसी भी तरीके से अपने हिसाब से खुद सेटिस्फाई हो सिचुएशन को देख करके, और फिर बाद में प्रेसिडेंट को अलाउ कर दे। और प्रेसिडेंट उस पूरी रिपोर्ट को अगर देखे कि वाकई में सेटिस्फाई है और स्टेट गवर्नमेंट जो है वो प्रॉपरली कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस को अपहेल्ड करने में सक्सेसफुल नहीं हो पा रही है, तो प्रेसिडेंट रूल अप्लाई किया जा सकता है। आर्टिकल 365 और इनमें कन्वर्जेंस आ जाती है आर्टिकल 356 के बीच में। तो आर्टिकल 365 में तो ये चीज़ बताई जाती है कि कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस को ध्यान में रख के काम किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा, तो आर्टिकल 356 के अंडर में प्रेसिडेंट रूल अप्लाई कर दिया जाएगा। तो ये जो चीज़ है, ये चीज़ एक्सक्लूसिवली आप कह सकते हो उसको एग्जीक्यूटिव काम है, जहाँ पे गवर्नर और प्रेसिडेंट के बीच का कम्युनिकेशन है। ठीक है, यहाँ पर जुडिशियरी का कोई रोल नहीं आता।
यहाँ पर ऑनरेबल गवर्नर और ऑनरेबल प्रेसिडेंट के बीच में जो कुछ भी हो रहा है वो उनकी फाइंडिंग्स पे डिपेंडेंट है कि प्रेसिडेंट रूल लगाना है या नहीं लगाना। ठीक है, ये कौन कह रहा है? गवर्नमेंट कह रही है अपनी पिटीशन में, जो उन्होंने अपनी जो एप्लीकेशन दायर की है रिव्यू के लिए। ठीक है, कि हाई कोर्ट ने जो कुछ भी कहा है उसको रोको। तो इस तरीके से हाई कोर्ट के पास में इतना कुछ राइट बनता नहीं है, और साथ में ये कह रहे हैं अपनी अपील में ये कहा है कि भाई ये बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट में है, क्योंकि हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में एक चीज कही गई है कि जो एक फ्रेमवर्क है पावर सेपरेशन का आर्टिकल 50 में, जिसमें हमारी जो जुडिशरी है, हमारी जो लेजिस्लेचर है, पार्लियामेंट जिसकी बात कर सकते हैं हम, या फिर जो एग्जीक्यूटिव्स हैं, इनके बीच में सेपरेशन है, इनके अलग अलग डोमेन है। तो वो जो है ना, उसको कहीं ना कहीं आप कह सकते हो कि ब्रीच करता हुआ दिखाई दे रहा है कि हाई कोर्ट ने इस तरीके के ऑर्डर दिए हैं। ओके, दूसरा, अगर ये प्रोविजन कहीं पर भी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस को फॉलो नहीं किया जाता है और कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रेकडाउन हुआ है, तो ये सारा का सारा कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा जो अथॉरिटी एनविसाज की हुई है, जिसमें प्रेसिडेंट और गवर्नर का नाम हमने अभी लिया, उनके अलावा किसी और के हाथ में ये नहीं है कि ब्रेकडाउन था या नहीं था। ठीक है, तो वो जो चीज़ है उसके बारे में अभी थोड़ा सा देखने वाली बात है कि आगे क्या होता है। मेन जो चीज़ थी वो हमने जान ली, बस उन्हीं चीज़ों को बताया गया कि पावर सेपरेशन जो हमारे यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन में एनविसाज किया हुआ है उसको कहीं ना कहीं ब्रीच करता हुआ देखा जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि भाई कोर्ट जो है वो को इक्वल ऑर्गन्स को रेस्पेक्ट करे, क्योंकि हमारे यहाँ पर पावर सेपरेशन का प्रोविज़न है, और खुद को रीफ्रेन करे, मतलब रोके कि कहीं एग्जीक्यूटिव की जो पावर है उसमें कहीं ना कहीं खुद ना घुस जाए। ठीक है, वही चीज़ है। बाकी जो जगमोहन रेड्डी और जो जस्टिस NV रमन्ना का जो केस था वो हमने पूरा पहले बता ही दिया मैंने आपको कि इनके बीच में किस तरीके से मतलब आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट प्लस NV रमन्ना वर्सेस आप कह सकते हो YS जगन मोहन रेड्डी। ठीक है, तो इनके बीच का ये केस, ठीक है, ये पहले से कंट्रोवर्सी चल रही थी और उसी में ये ऐड ऑन कर दिया। बाकी सुप्रीम कोर्ट ने एक बार ऑर्डर को स्टे कर दिया है। इसके अलावा नेक्स्ट आर्टिकल देखें तो यूपी में जो एंटी कन्वर्जन लॉ लाया गया है, जिसको लव जिहाद लॉ भी बोला जा रहा है, वो उसको हाई कोर्ट ने स्टे कर दिया है, ये कह के कि भाई राइट टू प्राइवेसी के अगेंस्ट में जा रहा है। ठीक है, अभी एक इंडिविजुअल है मुजफ्फरपुर के, उनको कहीं ना कहीं मतलब बुक किया गया, मतलब अरेस्ट कर लिया गया, ये कह के कि उन्होंने, नदीम नाम था उनका, नदीम नाम है उनका, ठीक है, उन्होंने मतलब जो उनकी वाइफ है उनको मतलब फोर्सफुली या कॉर्सिव मैनर में कन्वर्ट कराने के लिए कोशिश की थी। तो यहाँ पर जो हाई कोर्ट है उन्होंने बिल्कुल क्लियरली बोला है कि एक तो फंडामेंटल राइट टू प्राइवेसी सबको मिली हुई है, तो उसमें कहीं ना कहीं आप ब्रीचिंग नहीं कर सकते हो। एक इंडिविजुअल कैसे काम कर रहा है, क्या उनके रिलेशंस थे, आप उनको ब्रीच नहीं कर सकते हो। एक तो आर्टिकल 21 आ गया। दूसरा आर्टिकल 25, जिसमें हर एक इंडिविजुअल को इक्वल एंटाइटलमेंट मिला हुआ है कि भाई उसको स्वतंत्रता पूरी है कि वो मतलब फ्रीडम ऑफ कॉन्शियंस, जिससे कि वो अपने रिलीजन को प्रोफेस कर सकता है, प्रैक्टिस कर सकता है, प्रोपोगेट कर सकता है बिना कोई हिंड्रेंस। बस ध्यान रखना है तो ये कि पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी और हेल्थ को कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, ये तीन चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये प्रीलिम्स में पूछी जाती है, कई बार पूछ लिया जा सकता है कि आर्टिकल 25 पर जो रेस्ट्रिक्शंस है वो किन बेसिस पे लगी हुई है। तो एक तो है पब्लिक ऑर्डर, दूसरा है मोरालिटी और तीसरी है हेल्थ। इन तीन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए कोई भी अपने रिलीजन को प्रोपोगेट कर सकता है, प्रोफेस कर सकता है, प्रैक्टिस कर सकता है। ठीक है, तो इसमें ये हमारे कहाँ पर एनविसाज किया हुआ है, पार्ट 3 में, जिसमें हम फंडामेंटल राइट्स के बारे में पढ़ते हैं। फिर आगे तो इस केस के बारे में डिटेल बताई हुई है, जो कि अभी 2020 का जो कानून आया था, जिसका नाम आप देखोगे तो उत्तर प्रदेश प्रोहिबिशन ऑफ अनलॉफुल कन्वर्जन ऑफ रिलीजन ऑर्डिनेंस 2020। तो इसके साथ में आईपीसी सेक्शन 120B, जिसमें क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी, इसी का आईपीसी का 506 सेक्शन, जिसमें क्रिमिनल इंटिमिडेशन, और 504 इंटरनेशनल इंसल्ट विद इंटेंशनल इंसल्ट विद इंटेंट टू प्रोवोक ब्रीच ऑफ पीस। इनके अंडर में नदीम को बुक किया गया था। बट पॉइंट क्या आ गया कि भाई जब डिटेल का पता किया गया तो केवल और केवल शक के घेरे में आकर ही इसको अरेस्ट किया गया था।
कोई भी प्रॉपर एविडेंसेस अवेलेबल नहीं थे, क्योंकि जब इन्वेस्टिगेशन किया गया तो जो वाइफ है उन्होंने भी क्या कि बोला हमारा रिलेशन बिल्कुल प्रॉपर है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, और वाइफ जो है वो भी बालिग है। तो आप एडल्ट है तो उस केस में देखो उनके पास में पूरी राइट है, उनको पता रहता है कि क्या सही है क्या गलत है। वहाँ पर स्टेट को अपने आप को कंट्रोल में रखने की ज़रूरत है। स्टेट का मतलब यहाँ पर गवर्नमेंट बोल रहा हूँ। और डेमोक्रेसी की जब बात की जाए ना, तो डेमोक्रेसी का मतलब होता है स्टेट्स रोल शुड बी मिनिमम। ठीक है, एक इंडिविजुअल का रोल ज़्यादा होना चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके से ये भी हमारा यहीं खत्म होता है। अब देखते हैं जो इंपॉर्टेंट है एक्सप्लेन्ड पेज पे। एक्सप्लेन्ड पेज पे जो आर्टिकल है, दैट इज अ मैसिव हैक अनअर्थड इन यूएसए पॉसिबली ग्लोबल। एक साइबर अटैक को डिटेक्ट किया गया है और उस अटैक को बोला जा रहा है सोलर विंड हैक। ये ध्यान रखना, बड़ा इंपॉर्टेंट नाम है कि रिसेंटली सोलर विंड हैक न्यूज़ में था। ये किससे रिलेटेड है या कौन से कंट्री से रिलेटेड है, जो भी आए तो देखो साइबर अटैक यूनाइटेड स्टेट्स में डिटेक्ट किया गया है, और यूएसए की जो गवर्नमेंट एजेंसीज हैं और दूसरी अदर प्राइवेट कंपनीज हैं उनके डेटा में कहीं ना कहीं उन लोगों को मालवेयर डिटेक्शन का पता पड़ा है। ठीक है, तो यूएसए की साइबर सिक्योरिटी कंपनी है जिसका नाम है फायर आई, तो उन्होंने डिटेक्ट किया, पता किया कि यूएसए के ट्रेजरी, डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी या डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स और पेंटागन के भी डिफरेंट पार्ट्स में ये चीज़ देखी गई है कि वाकई में कुछ ना कुछ हैकिंग का कोई एग्जीक्यूशन हुआ है। ठीक है, सोलर विंड जो है वो कंपनी है मेन, और जो दिमाग लगाया जो जा रहा है ना कि किसने कराया होगा, तो सीधा का सीधा शक के घेरे में आ रहा है रशिया। अभी क्लियर नहीं है, रशिया ने बिल्कुल डिनाई किया है कि हमारी तरफ से कोई ऐसा कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं था। तो है क्या ये सोलर विंड हैक? देखो ये साइबर अटैक है जो कि दिसंबर 8 के टाइम पे पहली बार फायर आई ने अपनी तरफ से डिटेक्शन को बताया कि भाई कोई ना कोई अटैक हुआ है, हमारे सिस्टम्स में मालवेयर का कोई ना कोई हमें प्रॉब्लम देखने को मिली है। इसमें आप देख सकते हो ये कैंपेन चल रहा है एक अपने आप में। ठीक है, इस कैंपेन का नाम क्या दिया है? कैंपेन UNC2452। ओके, जिसमें क्या है डिफरेंट कंट्रीज के जो इंपॉर्टेंट सिस्टम्स हैं उनको हैक करने का काम किया जा रहा है। तो अगर ये कैंपेन के बारे में पूछे या फिर इस सोलर विंड हैक के बारे में पूछे तो दोनों के बारे में आपको पता होना चाहिए। और डाउट किस पे जा रहा है जी? सीधा का सीधा रशिया पे, पर रशिया ने भी इस चीज़ को डिनाई किया है। फिर बात आ जाती है यूएस गवर्नमेंट एजेंसीज को कैसे अटैक किया? भाई वो तो बड़ी प्रोटेक्टेड है, तो इसमें सीधा सा ये है सप्लाई चेन को इसने ब्रेक किया। क्योंकि देखो छोटी छोटी कंपनीज होती हैं वो सॉफ्टवेयर डेवलप करती हैं छोटे छोटे, और वो सॉफ्टवेयर डेवलप होकर के फिर बड़ी कंपनी के पास में जाते हैं। तो इन कंपनीज के जो कस्टमर्स थे उन कस्टमर्स को हैक किया गया। ठीक है, उन कस्टमर्स को लिंक भेज दिया ये कह के कि आपके सॉफ्टवेयर को अपडेट कर लो, और उन्होंने जैसे अपडेट किया तो बैकग्राउंड में एक मालवेयर वहाँ पर रन हो गया, और मालवेयर जैसे रन हुआ तो फाइल्स की एक्सेसिबिलिटी हो गई, और एक्सेस करके पूरी डेटा को जो मेन जो हैकर था उस तक पहुँचा दिया। ठीक है, और इस चीज़ को डिटेक्ट किया इन सारी बड़ी बड़ी जो कंपनीज है, जो भी हमने यूएसए के स्टैब्लिशमेंट हैं उनके सिस्टम में ये पता पड़ा बाद में। ठीक है, तो आप देखोगे कि कितना ज़्यादा अपने आप में बड़ा ये एक पूरा केस निकल के आ रहा है। ठीक है, सप्लाई चेन को हार्नेस किया है, और इसमें मेन जो काम जो देखा गया तो एक आईटी मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर है जिसका नाम है ओरियन, और ओरियन को डेवलप करती है सोलर विंड कंपनी। ठीक है, तो इस ओरियन का अपडेट भेज करके फिर बाद में ये पूरा खेल खेला गया है। तो इसमें बस वही चीज़ें हैं मेन कि किस तरीके से ये साइबर अटैक अभी भी चलते आ रहे हैं, तो इनको प्रोटेक्ट, इनसे हमें बचने की ज़रूरत भी है। और इससे रिलेटेड वैसे डिटेल तो देखो मेन चीज़ तो जो हमने देख ली, इसके अलावा आप देखोगे पूरी डिटेल की क्या इश्यूज़ है क्या नहीं है वो हमें एडिटोरियल में डेफिनेटली मिलेगा, एडिटोरियल में डिस्कस करेंगे। बाकी चीज़ें तो वही है जो मैंने आपको बातों बातों में बता दी है। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट कुछ बचा हुआ है जो इकोनॉमी पेज पे। इकोनॉमी पेज पे अगर देखें तो फाइनेंस मिनिस्टर ने लिस्ट आउट किया है कि भाई हेल्थ केयर, इंफ्रास्ट्रक्चर और लाइवलीहुड, ये तीन ये जो हैं ये की फोकस एरियाज रहेंगे अपकमिंग बजट में। बजट जो है ये बोल रहे हैं कि बोला है कि ऐसा बजट पहले कभी नहीं आया, ऐसा बजट हम बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और ये मीटिंग चल रही है CII की, कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री। इसके बारे में आप ज़रूर गूगल कर लेना, विकीपीडिया से नोट्स बना लेना, आपके खुद के छोटे से नोट कि यहाँ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी, यहाँ कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडिया इंडस्ट्री कब स्टैब्लिश हुई थी और इसका काम क्या है। ठीक है, किस तरीके से अपना रोल प्ले करते हैं, वो सारी चीज़ें आप लिख लेना इसमें से विकीपीडिया से कॉपी करके। ठीक है, बाकी इसमें जो बजट में जो प्रोविजंस होंगे उनके बारे में बताया गया है। ठीक है,
रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे ध्यान दिया जाएगा ज़्यादा से ज़्यादा, एक तो ये बताया जा रहा है यहाँ पे, जिससे कि नई टेक्नोलॉजी डेवलप है, इनोवेशन ज़्यादा से ज़्यादा है वो चीज़। दूसरा एक की बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है वो मैं आपको बता दूं कि आत्मनिर्भर भारत के बारे में जब पूछा गया निर्मला सीतारमण जी से, तो उन्होंने कहा कि आत्मनिर्भर भारत का मतलब ये नहीं है कि इंडिया अपने खुद के दरवाजे बंद कर रहा है, नहीं जी नहीं। हमारी कोशिश ये है कि हमारे यहाँ पर जो कैपेसिटीज़ कैपेबिलिटीज़ अवेलेबल है उसको हम ज़्यादा से ज़्यादा हार्नेस करें और ग्लोबल सप्लाई चेन के, वैल्यू सप्लाई चेन के साथ में इंटीग्रेट करें। तो कहने का मतलब जो एक स्पेकुलेशंस आ रहे थे ना जब आत्मनिर्भर भारत को अनाउंस किया था कि इंडिया जो है वो अब इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन की तरफ दोबारा जाना चाह रहा है, जी बिल्कुल ऐसा नहीं है। इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन की तरफ ना जा करके खुद से जो कैपेसिटीज़ हैं उनको इंक्रीज करके ग्लोबल सप्लाई चेन में अपना रोल इंक्रीज करने के लिए इंडिया आत्मनिर्भर भारत की बात कर रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो बाकी चीज़ें तो इसमें और कुछ इंपॉर्टेंट थी नहीं। फिर जो दूसरा आर्टिकल है उसमें जो बैड बैंक की बात की जा रही है, तो उस पर थोड़ा बहुत काम चल की बात है। तो बैंकों को कैसे अब रिकवरी पे लाया जाए। देखो बैंकों में एनपीएस लगातार बढ़ते जा रहे हैं और दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि जो क्रेडिट टू जीडीपी रेशियो है वो इंडिया में हमें इंक्रीज करना पड़ेगा अगर वाकई में हमें 5 ट्रिलियन 10 ट्रिलियन डॉलर की अगर इकोनॉमी बनना है तो, ठीक है। तो इस केस में कहीं ना कहीं स्टेट ऑन्ड बैंक्स जो हैं, जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं, जिन पर बहुत ज़्यादा प्रेशर है अभी, क्योंकि एनपीए भी लगातार बढ़ता चला जा रहा है और कोविड-19 की वजह से वैसे स्ट्रेस आ गया, तो उसको टैकल करने के लिए बैड बैंक को भी स्टैब्लिश करने की बातचीत चल रही है कि बैड बैंक के काम चलता रहे, जिसे प्रॉपर टैकल। और इकोनॉमी का हमने ट्रैकिंग पूरा देख ही लिया कि कहाँ फर्स्ट क्वार्टर में 23.9% का कॉन्ट्रैक्शन था, जो सेकंड क्वार्टर में 7.5% का ही रह गया, तो थोड़ी सी रिकवरी है। और सुबह एक आर्टिकल हमने देखा भी था, सुबह देखा था, कल देखा था आई गेस, जिसमें ये बताया गया था कि जॉब्स अभी इतना, कल देखा था हाँ, जॉब्स इतनी ज़्यादा क्रिएट नहीं हो रही है, ठीक है। फ़ायदा क्या हो रहा है वो हमने देखा ही था कि कंपनीज़ हैं वो तो 30% तक का बेनिफिट गेन कर रही है, प्रॉफिट गेन कर रही है, जबकि इकोनॉमी -7.5% से कॉन्ट्रैक्ट कर रही है। तो इसमें क्या बोलो, जॉब लॉस, ठीक है। तो डिस्कशन यहीं ख़त्म है। थैंक यू वेरी मच।